फिलिस्तीन का इतिहास और भूगोल दोनों ही अत्यधिक समृद्ध और जटिल हैं। यह क्षेत्र मध्य पूर्व में स्थित है और इसकी ऐतिहासिक, धार्मिक और राजनीतिक महत्वपूर्णता ने इसे विश्व की राजनीति में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया है। फिलिस्तीन का इतिहास हजारों वर्षों पुराना है और इसमें कई सभ्यताओं, संघर्षों और धार्मिक आंदोलनों का समावेश है। भौगोलिक दृष्टि से भी यह क्षेत्र विविधता से भरा हुआ है, जिसमें पर्वतीय क्षेत्रों, तटीय मैदानों और शुष्क घाटियों का सम्मिलन है। इस लेख में हम फिलिस्तीन के इतिहास और भूगोल पर विस्तार से चर्चा करेंगे। एक, फिलिस्तीन का भूगोल। फिलिस्तीन पश्चिमी एशिया के मध्य पूर्व क्षेत्र में स्थित है। यह भूमध्य सागर के पूर्वी किनारे पर स्थित है और इसके चारों ओर लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और इसराइल जैसे देश हैं। फिलिस्तीन का क्षेत्रफल ऐतिहासिक रूप से विवादास्पद रहा है और इसकी सीमाएं समय समय पर बदलती रही हैं। वेस्ट बैंक इसराइल के पूर्व में स्थित है और इसका क्षेत्रफल लगभग 5,655 वर्ग किलोमीटर है। वेस्ट बैंक में यरूशलेम, नाब्लुस, रामल्लाह और हेब्रोन जैसे प्रमुख शहर हैं। गाजा पट्टी भूमध्य सागर के तट पर स्थित है और इसका क्षेत्रफल लगभग 365 वर्ग किलोमीटर है। गाजा पट्टी एक घनी आबादी वाला क्षेत्र है और इसमें गाजा शहर, खान यूनिस और रिफाह जैसे प्रमुख शहर शामिल हैं। पूर्वी यरूशलेम को फिलिस्तीन की भविष्य की राजधानी के रूप में मान्यता प्राप्त है, लेकिन यह अभी इसराइल के नियंत्रण में है। 1.2 स्थलाकृति और भूवैज्ञानिक विशेषताएं। फिलिस्तीन की स्थलाकृति अत्यधिक विविध है। यहाँ पर्वत, तटीय मैदान, घाटियाँ और मरुस्थल जैसे भूवैज्ञानिक क्षेत्र मौजूद हैं, जो इसे एक विशेष भौगोलिक पहचान प्रदान करते हैं। पहाड़ी क्षेत्र। वेस्ट बैंक का अधिकांश भाग पहाड़ी है। यहाँ जूडियन और समारिया पर्वत श्रृंखला फैली हुई है। ये पर्वत श्रृंखलाएं इस क्षेत्र की भूराजनीतिक स्थिति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इन पहाड़ों के बीच में नहर और घाटियां हैं, जिनमें से कुछ कृषि के लिए उपयुक्त हैं। तटीय मैदान। फिलिस्तीन का तटीय क्षेत्र भूमध्य सागर के किनारे पर स्थित है। यहाँ का तटीय मैदान फिलिस्तीन के कुछ सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक है। गाजा पट्टी इस तटीय क्षेत्र का हिस्सा है और इसका भौगोलिक स्थान इसे रणनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बनाता है। जॉर्डन घाटी वेस्ट बैंक के पूर्वी भाग में स्थित है। यह घाटी जॉर्डन नदी के साथ साथ फैली हुई है और यह फिलिस्तीन का सबसे निचला भौगोलिक क्षेत्र है। जॉर्डन नदी और मृत सागर इस घाटी के प्रमुख जल स्रोत हैं। जॉर्डन घाटी की जलवायु शुष्क है, लेकिन यहाँ की मिट्टी कृषि के लिए उपयुक्त है। मृत सागर, जिसे स्थानीय भाषा में बहर अलमायत कहा जाता है, विश्व का सबसे निचला स्थल है और यह एक अत्यधिक खारे पानी का झील है। यह समुद्र तल से लगभग 430 मीटर नीचे स्थित है। मृत सागर का खारापन इतना अधिक है कि यहाँ किसी भी प्रकार के जलीय जीवन का अस्तित्व लगभग असंभव है। यह समुद्र न केवल एक भूगोलिक अजूबा है, बल्कि इसका खनिज संसाधनों के लिए भी महत्वपूर्ण महत्व है। जलवायु। फिलिस्तीन की जलवायु भूमध्य सागरीय, शुष्क और अर्धशुष्क प्रकार की है, जो इसके भूगोलिक विविधता के आधार पर बदलती रहती है। वेस्ट बैंक के उत्तरी भाग में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है, जहां गर्मियां गर्म और शुष्क होती हैं, जबकि सर्दियां हल्की और नम होती हैं। ग्रीष्म ऋतु में फिलिस्तीन का तापमान काफी बढ़ जाता है, विशेषकर तटीय क्षेत्रों और जॉर्डन घाटी में। यहाँ गर्मियों में तापमान 30 से 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। इस मौसम में वर्षा की मात्रा बेहद कम होती है, जिससे जल संसाधनों की कमी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।
शीत ऋतु में फिलिस्तीन के पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान कम हो जाता है और कभी-कभी बर्फबारी भी हो सकती है। हालांकि तटीय क्षेत्रों में सर्दियां अपेक्षाकृत हल्की होती हैं, जहां तापमान 10 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। इस मौसम में वर्षा का अधिकांश भाग होता है, जो कृषि के लिए महत्वपूर्ण है। जल संसाधन। फिलिस्तीन में जल संसाधनों की कमी एक महत्वपूर्ण समस्या है। जॉर्डन नदी और भूमध्य सागर इसके प्रमुख जल स्रोत हैं, लेकिन इनका उपयोग जटिल भूराजनीतिक परिस्थितियों के कारण विवादास्पद बना हुआ है। जॉर्डन नदी फिलिस्तीन का सबसे महत्वपूर्ण जल स्रोत है। यह नदी उत्तरी फिलिस्तीन के हुला घाटी से निकलती है और मृत सागर में जाकर मिलती है। जॉर्डन नदी का जल कृषि, पेयजल और अन्य आवश्यकताओं के लिए उपयोग किया जाता है। हालांकि इस नदी के जल का उपयोग इसराइल, जॉर्डन और फिलिस्तीन के बीच विवाद का विषय है। भूमिगत जल। फिलिस्तीन के अधिकांश भाग में भूमिगत जल संसाधनों का भी उपयोग किया जाता है। वेस्ट बैंक में भूमिगत जल का प्रमुख स्रोत माउंटेन एक्विफर है, जबकि गाजा पट्टी में तटीय एक्विफर से जल प्राप्त होता है। भूमिगत जल का अत्यधिक दोहन और प्रदूषण यहां के जल संसाधनों को खतरे में डाल रहा है। प्राकृतिक संसाधन। फिलिस्तीन में प्राकृतिक संसाधनों की कमी है, लेकिन यहां कुछ खनिज संसाधन और कृषि योग्य भूमि उपलब्ध है। मृत सागर से प्राप्त खनिज जैसे कि पोटाश और ब्रोमीन आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी में जैतून के पेड़ों और खजूर के उत्पादन का भी महत्वपूर्ण योगदान है। कृषि। फिलिस्तीन में कृषि क्षेत्र विशेष रूप से जैतून के पेड़ों, खजूर, अनाज और सब्जियों के उत्पादन पर आधारित है। जैतून का तेल यहां का एक प्रमुख कृषि उत्पाद है और इसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निर्यात किया जाता है। गाजा पट्टी में खजूर के पेड़ और सब्जियों की खेती होती है, जबकि वेस्ट बैंक में अनाज और फलों का उत्पादन होता है। पर्यावरणीय चुनौतियां। फिलिस्तीन में पर्यावरणीय चुनौतियां भी गंभीर हैं, जिनमें जल संसाधनों की कमी, भूमि का अधःपतन और प्रदूषण शामिल हैं। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से यहां के कृषि क्षेत्र पर भी असर पड़ रहा है। भूमिगत जल का अत्यधिक दोहन और प्रदूषण यहां के जल संसाधनों को खतरे में डाल रहा है। प्राकृतिक संसाधन। फिलिस्तीन में प्राकृतिक संसाधनों की कमी है, लेकिन यहां कुछ खनिज संसाधन और कृषि योग्य भूमि उपलब्ध है। मृत सागर से प्राप्त खनिज जैसे कि पोटाश और ब्रोमीन आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी में जैतून के पेड़ों और खजूर के उत्पादन का भी महत्वपूर्ण योगदान है। कृषि। फिलिस्तीन में कृषि क्षेत्र विशेष रूप से जैतून के पेड़ों, खजूर, अनाज और सब्जियों के उत्पादन पर आधारित है। जैतून का तेल यहां का एक प्रमुख कृषि उत्पाद है और इसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निर्यात किया जाता है। गाजा पट्टी में खजूर के पेड़ और सब्जियों की खेती होती है, जबकि वेस्ट बैंक में अनाज और फलों का उत्पादन होता है। पर्यावरणीय चुनौतियां। फिलिस्तीन में पर्यावरणीय चुनौतियां भी गंभीर हैं, जिनमें जल संसाधनों की कमी, भूमि का अधःपतन और प्रदूषण शामिल हैं। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से यहां के कृषि क्षेत्र पर भी असर पड़ रहा है। भूमिगत जल का अत्यधिक दोहन और प्रदूषण यहां के जल संसाधनों को खतरे में डाल रहा है। प्रारंभिक इतिहास और कनानी सभ्यता। फिलिस्तीन का इतिहास हजारों साल पुराना है। इस क्षेत्र में पहली ज्ञात सभ्यता कनानी सभ्यता थी, जो लगभग 3000 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व के बीच अस्तित्व में थी। कनानी लोग इस क्षेत्र के प्रारंभिक निवासी थे और उन्होंने यहां पर कई शहर राज्यों की स्थापना की। कनानी सभ्यता। कनानी लोग सेमिटिक जाति के थे और उन्होंने फिलिस्तीन के तटीय क्षेत्रों और जॉर्डन घाटी में बसाहट की। उन्होंने यहां पर उन्नत कृषि, व्यापार और शहरी विकास किया।
कनानी सभ्यता के प्रमुख शहर राज्य उग्रित, जेरिको और गेजा थे। यह सभ्यता धार्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण थी और यहाँ के देवताओं का प्रभाव बाद की यहूदी, ईसाई और इस्लामी परंपराओं पर पड़ा। मिस्र का प्रभाव कनानी सभ्यता के समय में मिस्र का प्रभाव फिलिस्तीन पर भी था। मिस्र के फिरौन इस क्षेत्र को अपने साम्राज्य के अंतर्गत मानते थे और यहाँ पर कई बार सैन्य अभियान चलाते थे। मिस्र के प्रभाव के कारण फिलिस्तीन में मिस्र की सांस्कृतिक और राजनीतिक परंपराएं भी स्थापित हुईं। हिब्रू और यहूदी इतिहास। हिब्रू लोग और उनका इतिहास फिलिस्तीन के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बाइबल के अनुसार हिब्रू लोग कनान की भूमि में प्रवास करके बसे और यहाँ पर इस्राएल राज्य की स्थापना की। हिब्रू धर्म और यहूदी धर्म की उत्पत्ति भी इस क्षेत्र से हुई है। मूसा और यहूदी प्रवास। बाइबल के अनुसार मूसा के नेतृत्व में यहूदी लोग मिस्र से पलायन करके कनान की भूमि में प्रवेश किए। इस पलायन को हिब्रू प्रवास कहा जाता है। मूसा के नेतृत्व में यहूदियों ने इस क्षेत्र में बसी हुई विभिन्न जनजातियों के साथ संघर्ष किया और यहाँ पर बसने की प्रक्रिया शुरू की। राजा दाऊद और सोलोमन। राजा दाऊद और उनके उत्तराधिकारी सोलोमन के शासनकाल में इस्राएल राज्य का विकास हुआ। दाऊद ने यरूशलेम को अपनी राजधानी बनाया और इसे राजनीतिक और धार्मिक केंद्र के रूप में विकसित किया। सोलोमन ने यरूशलेम में पहला मंदिर बनवाया जो यहूदी धर्म का प्रमुख स्थल बना। इन राजाओं के शासनकाल में इस्राएल राज्य ने धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण विकास किया। बाबुल और फारसी साम्राज्य। 587 ईसा पूर्व में बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर हमला किया और पहले यहूदी मंदिर को नष्ट कर दिया। यह घटना यहूदी इतिहास में बाबुल का निर्वासन के रूप में जानी जाती है। बाबुल साम्राज्य के पतन के बाद फारसी साम्राज्य ने इस क्षेत्र पर कब्जा किया और यहूदियों को वापसी की अनुमति दी। बाबुल का निर्वासन। बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर हमला किया और पहले मंदिर को नष्ट कर दिया। इस हमले के बाद यहूदी लोगों को बाबुल ले जाया गया और उन्हें निर्वासित किया गया। यह घटना यहूदी इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी और इसके प्रभावों ने यहूदी समाज को गहराई से प्रभावित किया। फारसी साम्राज्य और दूसरा मंदिर। 536 ईसा पूर्व में फारसी राजा साइरस ने बाबुल पर विजय प्राप्त की और यहूदियों को उनकी भूमि पर लौटने की अनुमति दी। इसके बाद यहूदियों ने यरूशलेम में दूसरा मंदिर बनाया जिसे सोलोमन के मंदिर के पुनर्निर्माण के रूप में देखा गया। यह दूसरा मंदिर यहूदी धर्म का एक महत्वपूर्ण स्थल बन गया और यहूदियों के धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता था। रोमन शासन और यहूदी विद्रोह। 70 ईस्वी में रोमन साम्राज्य ने यरूशलेम पर कब्जा कर लिया और दूसरे यहूदी मंदिर को नष्ट कर दिया। इसके बाद यहूदियों को इस क्षेत्र से विस्थापित कर दिया गया और वे दुनिया भर में फैल गए। रोमन शासन के दौरान फिलिस्तीन का यह क्षेत्र एक महत्वपूर्ण साम्राज्य का हिस्सा बना और यह रोमन साम्राज्य की प्रांतीय राजनीति का एक हिस्सा था। यहूदी विद्रोह। रोमन शासन के खिलाफ यहूदी विद्रोह कई बार हुआ। 66 से 73 ईस्वी के बीच यहूदियों ने रोमन साम्राज्य के खिलाफ एक बड़े विद्रोह की शुरुआत की जिसे यहूदी विद्रोह कहा जाता है। इस विद्रोह को दबाने के लिए रोमन सेनाओं ने यरूशलेम पर हमला किया और दूसरे मंदिर को नष्ट कर दिया। इस घटना ने यहूदी लोगों के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला और उन्हें इस क्षेत्र से विस्थापित कर दिया। विस्थापन और डायस्पोरा। रोमन साम्राज्य के तहत यहूदियों को इस क्षेत्र से विस्थापित कर दिया गया और वे विभिन्न देशों में फैल गए। इस विस्थापन को डायस्पोरा कहा जाता है और यह घटना यहूदी इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। यहूदियों ने अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान को बनाए रखने के लिए विभिन्न देशों में समायोजित किया और अपने धर्म और परंपराओं को संरक्षित रखा। इस्लाम का उदय और फिलिस्तीन। 7वीं सदी में इस्लाम का उदय हुआ और इसके साथ ही फिलिस्तीन का इतिहास एक नए मोड़ पर पहुंचा।
पैगंबर मोहम्मद के नेतृत्व में इस्लाम ने अरब प्रायद्वीप में व्यापक प्रभाव डाला और इसके बाद इस्लामी साम्राज्य का विस्तार हुआ। पैगंबर मोहम्मद और इस्लामी विजय 632 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद इस्लामी साम्राज्य का तेजी से विस्तार हुआ। 636 ईस्वी में इस्लामी सेनाओं ने फिलिस्तीन पर विजय प्राप्त की और इसे इस्लामी साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। इस विजय के बाद यरूशलेम को एक पवित्र शहर के रूप में मान्यता प्राप्त हुई और यहाँ पर अलक्सा मस्जिद का निर्माण हुआ। उमैयद और अब्बासी खलीफा। इस्लामी विजय के बाद फिलिस्तीन उमैयद और अब्बासी खलीफाओं के अधीन आया। उमैयद खलीफा ने दमिश्क को अपनी राजधानी बनाया और फिलिस्तीन को एक महत्वपूर्ण प्रांत के रूप में विकसित किया। इस काल में यरूशलेम में अलक्सा मस्जिद और डोम ऑफ द रॉक का निर्माण हुआ, जो इस्लामी वास्तुकला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। क्रूसेडर और मुस्लिम संघर्ष। 11वीं सदी में यूरोप से क्रूसेडरों ने फिलिस्तीन पर हमला किया और यरूशलेम पर कब्जा कर लिया। यह संघर्ष क्रूसेडर और मुस्लिम सेनाओं के बीच कई दशकों तक चला। 1187 ईस्वी में मुस्लिम सेनापति सलादीन ने यरूशलेम को क्रूसेडरों से मुक्त कराया और इसे पुनः इस्लामी नियंत्रण में ले लिया। क्रूसेडरों के साथ संघर्ष ने फिलिस्तीन को एक लंबे समय तक अस्थिरता की स्थिति में रखा। क्रूसेडर शासन। क्रूसेडर साम्राज्य ने 1099 से 1187 तक यरूशलेम पर शासन किया। इस काल में क्रूसेडरों ने धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण संरचनाओं को स्थापित किया। उन्होंने यरूशलेम में कई चर्चों और किलों का निर्माण किया, जो उनके शासनकाल की प्रमुख निशानियां हैं। सलादीन और मुस्लिम विजय। 1187 में मुस्लिम सेनापति सलादीन ने यरूशलेम को क्रूसेडरों से मुक्त कराया और इसे पुनः इस्लामी नियंत्रण में ले लिया। सलादीन की विजय ने मुस्लिम विश्व में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और धार्मिक मोड़ का संकेत दिया। इस विजय ने क्रूसेडरों के प्रभाव को समाप्त कर दिया और फिलिस्तीन में इस्लामी शासन की पुनः स्थापना की। ममलुक और उस्मानी शासन। 13वीं सदी के अंत में ममलुक सुल्तानों ने फिलिस्तीन पर कब्जा कर लिया। इसके बाद 16वीं सदी में उस्मानी साम्राज्य ने फिलिस्तीन को अपने साम्राज्य का हिस्सा बनाया। उस्मानी शासन के तहत फिलिस्तीन ने एक स्थिरता की अवधि देखी और यह क्षेत्र राजनीतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से विकसित हुआ। ममलुक शासन। ममलुक सुल्तानों ने 1260 से 1517 तक फिलिस्तीन पर शासन किया। इस काल में फिलिस्तीन ने एक स्थिर प्रशासनिक ढांचे का विकास देखा। ममलुकों ने यरूशलेम, हेब्रोन और नाब्लुस जैसे शहरों को महत्वपूर्ण धार्मिक और प्रशासनिक केंद्रों के रूप में विकसित किया। उन्होंने यहाँ पर कई मस्जिदों, मदरसों और कारवानसरायों का निर्माण किया, जो इस काल की वास्तुकला के उदाहरण हैं। उस्मानी साम्राज्य। 1517 में उस्मानी सुल्तान सलीम प्रथम ने ममलुकों को हराया और फिलिस्तीन को उस्मानी साम्राज्य का हिस्सा बनाया। उस्मानी शासन के तहत फिलिस्तीन ने आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रगति की। उस्मानी सुल्तानों ने यरूशलेम को विशेष धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व दिया और यहाँ पर कई धार्मिक स्थलों का निर्माण और पुनर्निर्माण किया। उस्मानी शासन के अंत की ओर 19वीं सदी के अंत तक उस्मानी साम्राज्य का पतन शुरू हो गया और फिलिस्तीन भी इस संकट से अछूता नहीं रहा। इसराइल फिलिस्तीन संघर्ष के बीज इस काल में ही बोए गए, जब यहूदी और अरब समुदायों के बीच भूमि और अधिकारों को लेकर तनाव बढ़ने लगा। पहली विश्व युद्ध के बाद 1917 में ब्रिटिश साम्राज्य ने फिलिस्तीन पर नियंत्रण प्राप्त किया। ब्रिटिश शासन के दौरान यहूदियों और अरबों के बीच संघर्ष तेज हो गया। 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन को विभाजित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे यहूदी समुदाय ने स्वीकार किया, लेकिन अरबों ने इसका विरोध किया। 1948 में इजराइल के गठन के साथ ही फिलिस्तीन की समस्या ने एक नया मोड़ लिया। ब्रिटिश शासन का प्रारंभ। 1917 में ब्रिटिश साम्राज्य ने बैल्फोर घोषणा की,
जिसमें उन्होंने फिलिस्तीन में एक यहूदी राष्ट्रीय होम की स्थापना की अनुमति दी। इसके बाद ब्रिटिश साम्राज्य ने फिलिस्तीन पर प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित किया और इस क्षेत्र को एक मंडल राज्य के रूप में प्रशासित किया। ब्रिटिश शासन के दौरान यहूदी और अरब समुदायों के बीच भूमि और अधिकारों को लेकर तनाव बढ़ने लगा। विभाजन प्रस्ताव और संघर्ष 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन को 2 राज्यों में विभाजित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। यह प्रस्ताव एक यहूदी राज्य और एक अरब राज्य की स्थापना की योजना थी। यहूदी समुदाय ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया, लेकिन अरब देशों ने इसका विरोध किया। इसके परिणामस्वरूप 1948 में फिलिस्तीन में व्यापक संघर्ष हुआ और इजराइल के गठन के साथ ही एक नई राजनीतिक स्थिति उत्पन्न हुई। इजराइल और फिलिस्तीन संघर्ष 1948 में इजराइल के गठन के बाद से फिलिस्तीन और इजराइल के बीच संघर्ष और तनाव लगातार बढ़ता गया। फिलिस्तीनियों की स्थिति को समझने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि इस संघर्ष के प्रमुख कारणों और घटनाओं को समझा जाए। 1948 का संघर्ष 1948 में इजराइल के गठन के साथ ही अरब देशों ने इजराइल के खिलाफ युद्ध छेड़ा। इस संघर्ष के परिणामस्वरूप फिलिस्तीन के कई क्षेत्र इजराइल के नियंत्रण में आ गए और लाखों फिलिस्तीनी शरणार्थी बन गए। इस युद्ध के दौरान फिलिस्तीनी क्षेत्रों में व्यापक हिंसा और मानवाधिकार उल्लंघन की घटनाएं हुईं। 1967 का 6 दिन युद्ध 1967 में इजराइल ने वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी और पूर्वी यरूशलेम पर कब्जा कर लिया। इस युद्ध ने फिलिस्तीनियों की स्थिति को और अधिक कठिन बना दिया और इन क्षेत्रों में इजरायली बस्तियां बसाने का सिलसिला शुरू हो गया। इस युद्ध के परिणामस्वरूप फिलिस्तीनियों को इन क्षेत्रों से बाहर निकलने पर मजबूर होना पड़ा और इजराइल के नियंत्रण में आ गए। ओस्लो समझौते और शांति प्रक्रिया 1990 के दशक में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच शांति प्रक्रिया शुरू हुई, जिसे ओस्लो समझौतों के रूप में जाना जाता है। इन समझौतों के तहत फिलिस्तीन स्वतंत्रता की दिशा में कदम बढ़ाने में सक्षम हुआ और वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी में आत्मशासन की स्थिति प्राप्त की। हालांकि इन समझौतों का पूर्ण कार्यान्वयन नहीं हो पाया और संघर्ष जारी रहा। वर्तमान स्थिति आज के समय में फिलिस्तीन और इजराइल के बीच संघर्ष और तनाव जारी है। फिलिस्तीन में कई राजनीतिक दल और संगठनों के बीच मतभेद हैं और इजराइल के साथ शांति प्रक्रिया की दिशा में कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के प्रयास और शांति की आकांक्षाएं अभी भी जारी हैं। फिलिस्तीन का इतिहास और भूगोल एक जटिल और विविध विषय है। यह क्षेत्र हजारों वर्षों से विभिन्न सभ्यताओं, धार्मिक आंदोलनों और राजनीतिक संघर्षों से प्रभावित रहा है। भौगोलिक दृष्टि से भी फिलिस्तीन की विविधता ने इसे एक विशिष्ट पहचान दी है। वर्तमान स्थिति के बावजूद फिलिस्तीन का इतिहास और भूगोल हमें इस क्षेत्र की गहराई और महत्व को समझने में मदद करते हैं। शांति और सहयोग की दिशा में प्रयास जारी हैं, जो इस क्षेत्र की स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण हैं।